Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So we were discussing about the DNA replication in case of prokaryotes, and we have already covered the first step of the process, that is the initiation. So in today's lecture we will be discussing about the next step, that is the elongation step. But before that you should understand about certain things. Like in our previous lesson we have already discussed कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका क्रोमोसोम सर्कुलर नेचर का होता है और इस सर्कुलर क्रोमोसोम में एक साइट प्रेजेंट होती है जिसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या फिर ओराइसी बोलते हैं। इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में दो टाइप की रिपीटेड सीक्वेंसेस होती हैं। पहली रिपीट सीक्वेंस होती है आपकी 9 मर सीक्वेंस और दूसरी रिपीट सीक्वेंस होती है आपकी 13 मर सीक्वेंस। ओके 9 मर सीक्वेंस पे आके आपके डीएनए ए प्रोटीन्स जो हैं वो बाइंड करते हैं एंड बाइंडिंग ऑफ दीज प्रोटीन्स लीड टू द मेल्टिंग एट 13 मर सीक्वेंसेस। क्योंकि ये 13 मर सीक्वेंसेस जो हैं वो 80 रिच सीक्वेंसेस हैं, सो जैसे ही ये डीएनए ए प्रोटीन 9 मर्स पे बाइंड करता है वैसे ही जो 13 मर सीक्वेंसेस हैं उनकी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स इस रीजन में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें एक ओपन कॉम्प्लेक्स मिलता है। ओके एंड दिस ओपन कॉम्प्लेक्स प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन द होल डीएनए सिंथेसिस। इस पूरे प्रोसेस में इस ओपन कॉम्प्लेक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वाई? क्योंकि जैसे ही ये ओपन कॉम्प्लेक्स बनेगा वैसे ही यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स आकर बाइंड करते हैं विच आर नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। लाइक सबसे पहला जो एंजाइम यहाँ बाइंड करता है वो होता है आपका हेलिकेज। हेलिकेज का काम होता है फर्दर डीएनए स्ट्रैंड्स को अनवाइंड करना। ओके उसके बाद यहाँ पर प्राइमेज आकर बाइंड करते हैं। प्राइमेज का काम क्या होता है? डीएनए के अगेंस्ट एक आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करना। सो वी विल बी डिस्कसिंग कि क्यों ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि जब भी हम सर्कुलर क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, इकोलाई के क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, तो जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो बाई डायरेक्शनल होता है क्योंकि ये सर्कुलर क्रोमोसोम है। सो यहाँ पर जो रेप्लिकेशन होगी वो दोनों ही डायरेक्शन में फॉलो होगी, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। और क्योंकि रेप्लिकेशन दोनों डायरेक्शन में हो रही है तो यहाँ पर दो रेप्लिकेशन फॉक्स जो हैं वो जनरेट होंगी। और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि रेप्लिकेशन फॉक्स क्यों ज़रूरी होती हैं, क्योंकि डीएनए का जो सिंथेसिस है वो ओरिजिन से स्टार्ट होकर आपके रेप्लिकेशन फॉक्स के डायरेक्शन में ही होगा, right? So this is why replication forks are important. Replication will always be starting from the origin of replication and it always be moving in the direction of the replication fork. अब क्योंकि यहाँ पर बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है तो दोनों ही डायरेक्शन में जो ऑपोजिट डायरेक्शन है वहाँ पर रेप्लिकेशन फॉक्स का जनरेशन होगा और ये रेप्लिकेशन फॉक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती जाएंगी until they meet each other at a point. एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ ये दोनों रेप्लिकेशन फॉक आकर मिल जाएंगी और वो पॉइंट होगा आपका टर्मिनेशन पॉइंट। यहाँ पर आपका डीएनए सिंथेसिस का जो प्रोसेस है इट विल बी टर्मिनेटेड, वो स्टॉप हो जाएगा। ओके अब क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन में स्ट्रैंड का सिंथेसिस तो सेम ही हो रहा है तो हम एक ही डायरेक्शन में सिंथेसिस पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है वो कैरी आउट होता है, राइट? अब टोपो आइसोमरेसिस का रोल मैंने आप लोगों को बताया था। क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन दोनों ही साइड्स में हो रहा है तो जैसे जैसे रेप्लिकेशन फॉक आगे की तरफ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो पीछे का पोर्शन है वो सुपर कॉइल होता जाएगा। तो सबसे पहले टोपो आइसोमरेज का ये रोल होगा कि इस सुपर कॉइलिंग को ब्रेक करते जाना, रिलैक्स फॉर्म में लाते जाना, सो दैट डीएनए के जो स्ट्रैंड सिंथेसिस है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, राइट? सो अब एलोंगेशन का प्रोसेस क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं तो एलोंगेशन से हम क्या समझते हैं? एलोंगेशन से हम ये समझते हैं कि जब भी जो डीएनए स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज होगा
एक पूरा का पूरा डीएनए स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज होगा, इसी को ही हम एलोंगेशन बोल रहे हैं। अब वो डीएनए का स्ट्रैंड सिंथेसाइज कैसे हो रहा है? जो न्यूक्लियोटाइड्स ऑलरेडी सेल में प्रेजेंट हैं, सेल के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड करते जाते हैं और एक टेम्पलेट स्ट्रैंड के अगेंस्ट आपका नया डीएनए स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज होता जाता है। And this process of synthesis of a new DNA strand, taking a DNA strand as a template, is termed as elongation. और यही चीज़ आपको याद रखनी है कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। ओके, अब डीएनए के स्ट्रैंड जब सिंथेसाइज होते हैं तो उसके लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं। तो पहली चीज़ होती है आपकी टेम्पलेट। एक टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी डीएनए को सिंथेसाइज कराने के लिए। उसके अलावा हमारे को प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? अब डीएनए टेम्पलेट तो हमें समझ आ गया कि हमें क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी के अगेंस्ट आपका नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा। लेकिन प्राइमर्स हमें क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि प्राइमर्स ही वो चीज़ है जो हमें 3' OH ग्रुप प्रोवाइड करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कुछ एंजाइम्स के बारे में, लाइक आपका डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 का रोल क्या होता है? वो आपका डीएनए का स्ट्रैंड सिंथेसाइज कराने में हेल्प करता है। लेकिन वो डीएनए का स्ट्रैंड तभी सिंथेसाइज कर पाएगा जब उसे फ्री 3' OH मिलता है, राइट? अब फ्री 3' OH ऐसे तो अवेलेबल नहीं रहता है स्ट्रैंड पर, राइट? सिर्फ एक टेम्पलेट मिलेगी आपको। तो उसके अगेंस्ट सबसे पहली चीज़ क्या होती है? प्राइमर्स सिंथेसाइज होते हैं। और जैसे ये प्राइमर्स एक टेम्पलेट के अगेंस्ट सिंथेसाइज होंगे, वैसे ही डीएनए पॉलीमरेज 3 को ये फ्री 3' OH ग्रुप मिल जाएगा फ्रॉम दीज प्राइमर्स। और इसी को यूज़ करके इसके साथ वो नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बनाता जाएगा। ओके, so this is how the new nucleotides are going to bind to the primers with the help of DNA polymerase 3, right? अब क्या हो रहा है? जब आपका ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, रेप्लिकेशन फॉक्स जनरेट हो रही है, हेलिकेज अपना काम करता जा रहा है, डीएनए के स्ट्रैंड्स को अनवाइंड करता जा रहा है, तो यहाँ हमें दो अलग अलग स्ट्रैंड्स मिलते हैं। पहला स्ट्रैंड होता है आपका लीडिंग स्ट्रैंड, जो बेसिकली 3' to 5' डायरेक्शन में होगा। और दूसरा स्ट्रैंड होता है जिसे हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, जो कि 5' to 3' डायरेक्शन में होगा। ओके, जब स्ट्रैंड सेपरेट होंगे तो उस केस में हमें ये दो सेपरेटेड स्ट्रैंड्स मिलेंगे, और इन्हीं दोनों स्ट्रैंड्स को एज अ टेम्पलेट लेकर आपका डीएनए पॉलीमरेज जो है इनके अगेंस्ट एक नया डीएनए का सिंथेसिस करेगा। लेकिन उसके लिए उसे 3' OH की रिक्वायरमेंट होती है, जो प्रोवाइड कौन करता है? प्राइमर्स। अब ये प्राइमर्स कैसे आएंगे? तो प्राइमर्स को सिंथेसाइज करने का काम होता है डीएनए प्राइमेज का। डीएनए प्राइमेज होता है आपका एक आरएनए पॉलीमरेज विच इज़ डीएनए डिपेंडेंट। सो डीएनए को एज अ टेम्पलेट लेकर जो डीएनए प्राइमेज है वो इसके अगेंस्ट आरएनए प्राइमर्स को जनरेट करेगा, सिंथेसाइज करेगा। सो इन द लीडिंग स्ट्रैंड ओनली वन प्राइमर विल बी it will be okay, or we can say it is only what we need there। सिर्फ एक प्राइमर जो है उसी की रिक्वायरमेंट रहती है, और वो एक प्राइमर ही पूरे के पूरे स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करा सकता है, राइट? तो कंटिन्यूअस मैनर में जो है यूटिलाइजिंग द 3' OH ऑफ दिस प्राइमर आपका डीएनए जो है वो सिंथेसाइज होगा। और क्योंकि ये डीएनए सिंथेसिस जो है वो कंटिन्यूअस मैनर में हो रहा है, दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड। और वहीं जो दूसरा स्ट्रैंड है उसमें क्या होगा? डिफरेंट डिस्टेंस पर, कुछ डिस्टेंस पर जाकर आपके आरएनए प्राइमर्स जो हैं वो सिंथेसाइज होंगे, और इन आरएनए प्राइमर्स को यूज़ करके, इनके जो फ्री 3' OH ग्रुप है उनको यूज़ करके
यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 3 फ्रेगमेंट्स जनरेट करेगा डीएनए की। एक पूरा डीएनए को सिंथेसाइज नहीं कर रहा है, स्ट्रैंड को सिंथेसाइज नहीं कर रहा है, छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स को सिंथेसाइज कर रहा है, राइट। तो ये डीएनए स्ट्रैंड का जो सिंथेसिस है वो कंटिन्यूअस मैनर में ना होकर डिसकंटिन्यूअस मैनर में होता है, और जिस स्ट्रैंड पर ये डीएनए का स्ट्रैंड सिंथेसिस जो है वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में होगा, दैट स्ट्रैंड इज योर लैगिंग स्ट्रैंड। ओके, अब क्यों हो रहा है ये लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड, मीन्स कंटिन्यूअस मैनर में और डिसकंटिन्यूअस मैनर में डीएनए का सिंथेसिस क्यों हो रहा है? क्योंकि वी नो कि डीएनए का सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। ओके, क्योंकि 3 प्राइम OH ग्रुप उसको चाहिए होता है फॉर द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन जो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड है वो होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में फॉर्म होगा। तो ये तो सही है, ये कंटिन्यूअस मैनर में आरएनए प्राइमर को यूज़ करके एक डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसाइज कर देगा। लेकिन वहीं आपका जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो ऑलरेडी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। लेकिन डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस कभी भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में नहीं हो सकता, हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। तो इस केस में क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर आपके प्राइमर्स ज्वाइन करते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, और उन्हीं प्राइमर्स के 3 प्राइम OH ग्रुप को यूज़ करके आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जनरेट करता है, राइट। सो दिस इज व्हाट द रोल ऑफ योर डीएनए पॉलीमरेज 3, राइट। अब डिसकंटिन्यूअस मैनर में क्यों हो रहा है और कंटिन्यूअस मैनर में क्यों हो रहा है ये आप लोग को समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द एंजाइम्स। तो यहाँ पर हम 3 तरीके के एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला एंजाइम होगा आपका डीएनए पॉल 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये बहुत ज़्यादा एबंडेंस में आपके सेल में प्रेजेंट रहता है, लेकिन ये वो एंजाइम नहीं है जो आपके डीएनए को सिंथेसाइज कराने में हेल्प करेगा। इसका रोल क्या है, जो आरएनए प्राइमर्स आपके सिंथेसाइज हुए थे, जब उनका रोल ख़त्म हो जाता है, जब एक डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाता है, उस टाइम पे उन आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करके उनके प्लेस पर एक डीएनए को सिंथेसाइज, एक डीएनए फ्रेगमेंट को सिंथेसाइज करने का काम इन डीएनए पॉलीमरेज 1 का होता है। उसके अलावा ये प्रूफ रीडिंग का काम करते हैं, मींस कोई मिसमैच तो नहीं हो गया न्यूक्लियोटाइड्स में, गलत न्यूक्लियोटाइड्स तो एक दूसरे के साथ आकर नहीं लग गए हैं, उस चीज़ को ये कंट्रोल करता है। उसके अलावा कभी भी डीएनए स्ट्रैंड्स में अगर ब्रेक हो जाता है, ब्रेकेजेस आ जाते हैं, निक्स आ जाते हैं, तो उन गैप्स को फिल करने का काम भी डीएनए पॉलीमरेज 1 का होता है। सो दीज फंक्शंस आर बीइंग प्लेड with the help of these DNA polymerases 1. ओके, उसके अलावा दूसरा एंजाइम होता है आपका DNA polymerase 3। ये एक ऐसा एंजाइम होता है which is utilized for the synthesis of DNA। ये एक मेजर एंजाइम है जो आपके DNA के सिंथेसिस में हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा हम स्टडी करेंगे लाइगेजेस के बारे में। तो जब भी हम प्राइमर्स को रिमूव करेंगे, उनके अगेंस्ट आप डीएनए का सिंथेसिस करेंगे, तो वहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे निक्स रह जाते हैं, छोटे छोटे ब्रेक्स रह जाते हैं। तो उन ब्रेक्स को विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 और लाइगेज दोनों एक साथ काम करते हैं और उन निक्स को फिल करने का काम करेंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट द रोल ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड लाइगेज in combination. So let's get started। एक एक करके हम स्टेप्स जो है elongation के वो देखते जाते हैं। मैंने लीडिंग स्ट्रैंड आप लोग को बता दिया है क्या होता है, लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है। सो फर्दर ये प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट।
सो here यू कैन सी यहाँ 2 स्ट्रैंड्स जो हमें मिल गए हैं आफ्टर द सेपरेशन ऑफ द होल DNA हेलिक्स, लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड पर प्राइमर्स आकर सिंथेसाइज होंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइमेजेस। प्राइमेजेस वहाँ पर RNA प्राइमर को सिंथेसाइज करेंगे। लीडिंग स्ट्रैंड में एक ही प्राइमर होगा, लैगिंग स्ट्रैंड में कुछ कुछ डिस्टेंस पर आपके प्राइमर्स जो हैं उनका सिंथेसिस होता जाएगा। अब जैसे ही ये प्राइमर्स वहाँ सिंथेसाइज हो जाएंगे, DNA पॉलीमरेज 3 आएगा, इन प्राइमर्स के साथ बाइंड करेगा एंड इनको फर्दर थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर देगा। आफ्टर एक्सटेंशन यही DNA पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, उसका 3 प्राइम OH, जो प्राइमर का 3 प्राइम OH है, उसको यूज़ करके वहाँ पर नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कराना स्टार्ट कर देगा। ओके अब क्या होगा, जब नए न्यूक्लियोटाइड्स वहाँ पर आकर ऐड होंगे, ऐड कैसे होंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे एंड फर्दर हाइड्रोजन बॉन्ड से वो अपने टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ बाइंड होते हुए चले जाएंगे, जिस तरीके से एक पूरे के पूरे DNA का सिंथेसिस होगा अगेंस्ट दी टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब क्योंकि लीडिंग स्ट्रैंड में तो जो आपका DNA का सिंथेसिस है वो कंटिन्यूअस मैनर में हो रहा है, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड है वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, जब आपका एक प्राइमर को लेकर एक DNA स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है बाय द DNA पॉलीमरेज 1, तो क्या होगा, एक छोटी सी फ्रेगमेंट जनरेट होगी। अब जैसे ही DNA पॉलीमरेज इस फ्रेगमेंट को कंप्लीट कर रहा होगा तो उसके आगे एक और प्राइमर आ जाएगा, और जैसे ही ये प्राइमर आएगा वो DNA पॉलीमरेज 3 इस फ्रेगमेंट को सिंथेसाइज करना बंद कर देगा और इस प्राइमर को यूज़ करके आगे की फ्रेगमेंट को सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देगा, राइट। सो एकदम से जैसे ही उसको आगे प्राइमर एनकाउंटर होगा, वहीं पर वो फ्रेगमेंट का सिंथेसिस रोक कर उस प्राइमर को यूज़ करके दूसरे स्ट्रैंड का सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा, दूसरे फ्रेगमेंट का सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा। और इसी तरीके से हमें छोटी छोटी DNA की फ्रेगमेंट्स मिलती जाती हैं, और इन फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, जिनको नाम उनके डिस्कवरर्स के नाम पर दिया गया है। ओके, सो दिस इज हाउ द स्ट्रैंड्स विल बी सिंथेसाइज्ड। अब लीडिंग स्ट्रैंड में क्योंकि वो कंटिन्यूअसली फॉर्म हो रहा है, तो वहाँ पर हमें सिर्फ क्या रिक्वायरमेंट होगी, इस एक RNA प्राइमर को रिमूव करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने आप लोगों को बताया था, अब जितने भी ये प्राइमर्स हैं उनको रिमूव करने का काम कौन करेगा, आपका DNA पॉलीमरेज 1। DNA पॉलीमरेज 1 इनको यहाँ से रिमूव करता जाएगा और इनके अगेंस्ट, इनको हटाकर इनके अगेंस्ट जो है एक DNA का सिंथेसिस करता जाएगा। अब DNA का सिंथेसिस तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर कुछ निक्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। सो हियर यू कैन सी, ये छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स आपको मिल गई हैं। आफ्टर द रिमूवल ऑफ दिस RNA प्राइमर्स को रिमूव हो कर DNA पॉलीमरेज ने यहाँ पर फ्रेगमेंट्स जनरेट कर दिए हैं, लेकिन स्टिल उन फ्रेगमेंट्स के बीच में आपको यहाँ पर निक्स दिख रहे होंगे। सो इन निक्स को फिल करने का काम कौन करता है, DNA लाइगेज। तो लाइगेज आएगा एंड विद द हेल्प ऑफ DNA पॉलीमरेज 1 वो वहाँ पर उन निक्स को फिल करने का काम करेगा। सो अब एक एक करके हम यहाँ पर स्टडी करेंगे पूरा का पूरा प्रोसेस। So the 2 DNA strands are synthesized at each replication fork, which moves in the opposite direction around the circular chromosome. तो एक circular chromosome में आपकी replication forks जो हैं वो opposite direction में move करती जाएंगी, ओके, और DNA का synthesis भी opposite direction में होता जाएगा। नेक्स्ट आता है रोल आपका DNA पॉलीमरेज 3 का। तो DNA पॉलीमरेज 3 क्या काम करेगा, जो भी प्राइमर्स वहाँ पर आपने बाइंड करवाए हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमेज, उनके 3 प्राइम OH ग्रुप को यूज़ करके वहाँ पर नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड अप कराता जाएगा। सो इट विल लीड टू द एडिशन ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स टू द RNA प्राइमर्स। आइदर कंटिन्यूअसली, अगर हम लीडिंग स्ट्रैंड की बात करें तो कंटिन्यूअस मैनर में वो सिंथेसिस करेगा DNA का,
और अगर हम लैगिंग स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वो छोटी छोटी फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में डीएनए को सिंथेसाइज करता हुआ चला जाएगा और इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम नाम देते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट विच इज़ नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवरर्स विच इज़ रीजी ओकाजाकी एंड टोनेको ओकाजाकी। ओके, अब जिस स्ट्रैंड को हम कंटिन्यूस बोल रहे हैं कि वो कंटिन्यूस मैनर में सिंथेसाइज हो रहा है, दैट इज़ योर लीडिंग स्ट्रैंड, और जो स्ट्रैंड आपका डिसकंटिन्यूस मैनर में सिंथेसाइज हो रहा है दैट इज़ नोन एज द लैगिंग स्ट्रैंड। ओके, अब जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स मैंने आप लोग को बताया दैट इज़ नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवरर्स। नेक्स्ट आता है द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3। तो जैसे ही डिसकंटिन्यूस मैनर में आपकी फ्रेगमेंट्स जनरेट हो रही हैं लैगिंग स्ट्रैंड पर, क्या होगा, जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज फ्रेगमेंट्स जनरेट कर रहा होगा उसके आगे जैसे ही प्राइमर आएगा वहीं पर वो स्ट्रैंड का सिंथेसिस रोक देगा एंड फर्दर दूसरे प्राइमर को यूज़ करता हुआ वो नेक्स्ट फ्रेगमेंट का सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा, राइट। तो इस तरीके से छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स जो हैं वो जनरेट हो जाएंगी। अब क्योंकि फ्रेगमेंट्स जनरेट हो गई हैं या फिर लीडिंग स्ट्रैंड पे एक डीएनए का सिंथेसिस हो गया है कंटिन्यूस मैनर में, तो उस टाइम पे अब हमें आरएनए प्राइमर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती, वी डोंट रिक्वायर आरएनए प्राइमर्स। तो क्या होगा, अब उन्हें रिमूव करना होगा क्योंकि हमें हाइब्रिड तो नहीं चाहिए, डीएनए आरएनए हाइब्रिड, वी डोंट वांट दिस, वी वांट अ होल डीएनए स्ट्रैंड। सो वहाँ से उस आरएनए प्राइमर को रिमूव करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और उसकी जगह पर डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस करना इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये दोनों ही काम कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 1। The whole function, these two functions, it will be performed by the DNA polymerase 1. अब ये DNA polymerase 1 ये functions कैसे करेगा, सो इसके पास 3 तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं। पहली एक्टिविटी होती है इसकी पॉलीमरेज एक्टिविटी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी। सो पॉलीमरेज एक्टिविटी से हम क्या समझते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड्स को वहाँ पर ऐड कराता हुआ चला जाएगा। ओके, सो क्या करेगा, प्राइमर्स को रिमूव करेगा और 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में नए न्यूक्लियोटाइड्स को, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को वहाँ पर ऐड करता जाएगा बाय टेकिंग द फ्रेगमेंट, जो आपकी फ्रेगमेंट ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है, यहाँ पर डीएनए का जो सिंथेसिस आपका हो चुका है, क्योंकि जब हम प्राइमर हटाएंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर डीएनए तो प्रेजेंट है ही, तो इसी डीएनए को यूज़ करके, उसके 3 प्राइम OH को यूज़ करके वो फर्दर जो है डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर देगा, राइट। अब ये तो समझ आ गया कि वो डीएनए को सिंथेसाइज कैसे करेगा, लेकिन वो प्राइमर्स को रिमूव कैसे करेगा। तो प्राइमर्स कैसे रिमूव होंगे, विद द हेल्प ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का काम क्या होता है, एक्सोन्यूक्लियस का मतलब कि वो न्यूक्लियोटाइड्स को कट करता हुआ चलेगा, क्लीव करता हुआ चला जाएगा। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में वो न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करेगा। तो आरएनए प्राइमर्स को रिमूव कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। उसके अलावा इसके पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है। ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है कि कहीं कोई गलत न्यूक्लियोटाइड तो एक दूसरे के साथ नहीं मीन्स बाइंड हो गए हैं, मिसमैच तो नहीं हो गया है, या फिर डीएनए में कोई ब्रेक तो नहीं आ गया है। उसके अलावा जो भी निक्स क्रिएट हुए हैं ड्यूरिंग द फ्रेगमेंटेशन, लाइक ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दोज फ्रेगमेंट्स ऑफ द डीएनए, जो भी निक्स वहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं उन निक्स को फिल करने का काम भी इसी से होता है, विद द हेल्प ऑफ 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। क्योंकि जैसे ही वो डिटेक्ट होगा वैसे ही रिपेयर मैकेनिज्म वहाँ पर वर्क करेगा, जहाँ पर आपका लाइगेजेस भी इन्वॉल्व रहते हैं। Okay, so these are the 3 basic activities of DNA polymerase 1. So सबसे पहली एक्टिविटी जो इसकी होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, जहाँ पर वो क्या काम करता है, आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करने का काम करता है। दूसरी एक्टिविटी जो पॉलीमरेज एक्टिविटी है, जब आरएनए प्राइमर्स वहाँ से रिमूव हो जाएंगे तो पॉलीमरेज एक्टिविटी क्या करेगी, वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स को बाइंड कराना स्टार्ट कर देगी और प्राइमर्स की जगह एक पूरा डीएनए स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज हो जाएगा। तीसरा होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम
एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है सो दैट जो भी निक्स क्रिएट हुए हैं, जो भी ब्रेकेजेस फॉर्म हुए हैं, उनको फिलअप कर सके, राइट। नेक्स्ट आते हैं आपके लाइगेजेस। तो लाइगेजेस मैंने आप लोगों को बताया, जब भी आपके डीएनए फॉर्म हो जाते हैं, फ्रेगमेंट्स जो यहाँ पर फॉर्म हुई हैं उनके बीच में स्टिल गैप प्रेजेंट रहता है, तो उन गैप्स को फिल करने का काम कौन करता है? ये डीएनए लाइगेज। ओके, सो डीएनए लाइगेज जो है वो कैसे काम करता है? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक स्ट्रैंड, जो एक फ्रेगमेंट है, उसका 3' OH ग्रुप जो है वो दूसरे फ्रेगमेंट के 5' फॉस्फेट ग्रुप के साथ है। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है किसी भी निक को जोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इजीली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो सकता है। तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म कराने के लिए ही लाइगेजेस काम करते हैं। तो लाइगेज का मेजर रोल क्या होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को फॉर्म करना। ये न्यूक्लियोटाइड्स को वहाँ पर ऐड नहीं करा सकते, ये सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक 5' फॉस्फेट ग्रुप ऑलरेडी फ्री है और एक 3' OH ग्रुप फ्री है, तो ईजिली उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। एंड वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन फॉर्म कराता है? ये डीएनए लाइगेज विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1, जो वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर रहा होगा। Okay, so DNA ligase catalyze the formation of a phosphodiester linkage between the adjacent Okazaki fragment, as the 3' OH of one Okazaki fragment is next to the 5' phosphate group of the preceding Okazaki fragment, serving an appropriate substance or substrate for the ligases. So that's all with the elongation. आई रियली होप कि एलोंगेशन आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा, किस तरीके से पूरा स्ट्रैंड, चाहे वो कंटिन्यूस मैनर में सिंथेसाइज हो रहा है या डिसकंटिन्यूस मैनर में सिंथेसाइज हो रहा है, किस तरीके से पूरा स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है, कैसे जो डिसकंटिन्यूस फ्रेगमेंट्स फॉर्म हुई हैं उनके बीच के निक को फिल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड लाइगेजेस, और कैसे वो पूरा का पूरा कंटिन्यूस मैनर में जो स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज होता है। वन मोर थिंग गाइस, हमेशा जो स्ट्रैंड सिंथेसिस है वो 5' to 3' डायरेक्शन में ही होगा ओवरऑल, ओके, और वो हमेशा रेप्लिकेशन फॉक्स की डायरेक्शन में होगा। नाउ टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि रेप्लिकेशन फॉक्स जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ चली आ रही हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगी, और वही पॉइंट जो होगा वो उनका टर्मिनेशन पॉइंट होगा। उसके आगे डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा। ओके, तो वहीं पर कुछ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वहाँ पर कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगी जिन्हें हम टर सीक्वेंसेस बोलते हैं। काफ़ी सारी सीक्वेंसेस होती हैं टर सीक्वेंसेस, मींस टर्मिनस सीक्वेंसेस। इन सीक्वेंसेस के ऊपर आकर आपके कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं टस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ओके, ये टस प्रोटीन्स जो होते हैं वो डीएनए स्पेसिफिक होते हैं। तो स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं जो कि टर सीक्वेंसेस को ढूंढते हैं। दे विल फाइंड देम एंड दे विल बाइंड विद दोज टर सीक्वेंसेस, और फर्दर क्या करेंगे, ये रेप्लिकेशन फॉर्क के जो प्रोग्रेसिंग हो रही है उनको स्टॉप कर देंगे, रेप्लिकेशन फॉर्क्स को आगे बढ़ने नहीं देंगे, एंड पूरा जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन का इट विल बी टर्मिनेटेड। ओके, so the termination of replication occur at variable sites within certain regions जिन्हें हम ter regions बोलते हैं। A, B काफ़ी सारी regions हो सकती हैं, and the whole process of the replication will be terminated when a protein, a DNA binding protein which is specific for ter sequences will bind to those sequences, जिसे हम टस प्रोटीन बोलते हैं। जब ये टर सीक्वेंसेस के साथ बाइंड करेगा तो ये क्या करेगा, रेप्लिकेशन फॉर्क के प्रोग्रेस को रोक देगा, एंड फर्दर इट विल लीड टू द टर्मिनेशन ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क। ओके, नाउ द डीएनए टोपोआइसोमरेज। अब क्या होगा, मैंने आप लोग को बताया था कि कैटेनिन का फॉर्मेशन होता है। जब भी आपका रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा तो यहाँ पर कैटेनिन्स जनरेट हो जाते हैं। ओके, ये रीजन है जहाँ पर रेप्लिकेशन फॉर्क आपस में मीट करती है।
तो अभी ये दोनों के दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं डीएनए के या क्रोमोसोम के, ये आपस में कनेक्टेड हैं। तो इनको अलग अलग मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए वी रिक्वायर एन एंजाइम दैट इज़ नोन एज टोपोआइसोमरेज। और टोपोआइसोमरेज 2 बेसिकली यहाँ पर काम करता है। ओके, टोपोआइसोमरेज 2 में भी टोपोआइसोमरेज 4 विच इज़ अ टाइप ऑफ टोपोआइसोमरेज 2 वो यहाँ पर एक्ट करेगा और इन कैटेनिन्स को रिलीज कर देगा। ओके, so this is what all about your DNA replication in case of prokaryotes. I really hope initiation, elongation और termination का जो ये process है वो आप लोगों को अच्छे से clear हो गया होगा। Okay, so that's it with today's lecture. Thank you so much, and if you really like the video, please do like, share and subscribe it with your friends. So thank you so much. Bye bye.